नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। अब की बार 25,000 पार। क्या होगा निफ्टी 25,000 पार और 24,000 के नज़दीक, और अब 25,000 की तैयारी। अब 25,000 के बाद अगला पड़ाव क्या, 26,000 या 26,277 जो कि लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का, उसको भी पार करेगा। ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शिव चनानी सर हैं, सीनियर फंड मैनेजर फ्रॉम बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड। शिव सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। Good afternoon, Vivek. Thanks for having me today. माय प्लेजर सर। सर, हमने देखा कि मार्केट में जो मार्च एंड था, थोड़ा सा एक रिलीफ रैली मिला। उसके बाद अप्रैल फर्स्ट वीक थोड़ा खराब रहा बिकॉज ऑफ टैरिफ प्रॉब्लम। मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। अब जितनी भी हम इंडस्ट्री की बड़ी वॉइसेस से बात कर रहे हैं, बड़े नामों से बात कर रहे हैं, तो तीन चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो तीन फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं। पहला कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की वीकनेस देखने के लिए मिली है, और एफआईज की जो थोड़ी बहुत वापसी के साइंस मिले हैं। मार्च एंड में भी हमने देखा कि एफआईज ने कुछ बाइंग की, उसके बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में उन्होंने सेलिंग की, लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एफआईज की वापसी हुई है इंडिया में। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस में वीकनेस देखने के लिए मिली ऑन ओवरऑल बेसिस की। जो क्रूड की रेंज चलती थी 75 टू 80 डॉलर पर बैरल, अब वहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 10%। तीसरा, टैरिफ को लेकर जो भारत में अनिश्चितताएं थी, एक नेगेटिविटी थी, वो पूरी दुनिया में ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया के लिए थोड़ा सा ट्रेड डील को लेकर जो अमेरिका से स्टेटमेंट आए, वो सब थोड़ा सा नरम रुख दिख रहा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। आप किस पॉइंट पर देख रहे हैं कि सर ये जो रैली आई है, जो बाउंस बैक आया है, ये कितना सस्टेनेबल है, और कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है इन सभी में? देखिए विवेक जी, आपने जो तीन फैक्टर बोले कि डॉलर वीकनेस हुई, फिर क्रूड कच्चे तेल में गिरावट देखी हमने, और फिर उसके बाद हमने देखा कि टैरिफ में यूएस का नरम रुख रहा है। अगर आप ये तीनों चीजों में देखें तो जो पहली दो चीजें हैं कि आपके डॉलर इंडेक्स की गिरावट और कच्चे तेल के दामों में गिरावट, उसका बेसिक कारण क्या है? उसका बेसिक कारण ये है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये लग रहा है कि ये जो ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंस करा है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके कारण यूएस में एक पोटेंशियली स्लो डाउन आ सकती है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि शायद यूएस में रिसेशन आ जाए, बट वो सब एक्सेसिव व्यूज है। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें आज के दिन में नहीं मालूम कि ये एक्चुअली कैसे प्ले आउट करेगा। तो जो ये दोनों चीजों में हमने गिरावट देखी है वो मोस्टली क्योंकि लोगों को यूएस में ग्रोथ की प्रति चिंता है। एंड अगर आप देखें तो वो हमारे मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आईटी स्टॉक्स। अगर आप आईटी सर्विसेज देखेंगे, जैसा कि आपने बताया कि इंडेक्स ऑलमोस्ट एक महीने पहले के लेवल पे आ गया है, लेकिन अगर आप आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो वो प्रोबेबली उस लेवल से ऑलमोस्ट 10-15-20% नीचे दिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से आईटी स्टॉक की बात कर रहे हैं। करेक्ट? तो ये जो हम देख रहे हैं चेंज ग्लोबली, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ इन्वेस्टर बिहेवियर, एंड उसी से जुड़ा है कि हमने एफआईआई की बाइंग भी देखी है। क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो आज के दिन में इंडिया से ज्यादा यूएस के प्रति चिंतित हैं कि इन सब टैरिफ का यूएस में क्या इम्पैक्ट होगा। कि आज देखिए, जो एक नेचुरल चीज है कि इन सब के कारण यूएस में सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। अगर यूएस में दाम बढ़ेंगे तो वहां पे इन्फ्लेशन हो गया, और अगर इन्फ्लेशन होगा तो फिर एक ग्रोथ की स्लो डाउन आएगी। तो आज जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो ये एक व्यू ले रहा है, एंड वो ही व्यू रिफ्लेक्टेड है आपका डॉलर इंडेक्स लोअर होने में, और आपका क्रूड ऑयल कच्चे तेल के दामों में कमी होने में, और एफआईआई का थोड़ा बहुत डेवलप्ड मार्केट से हट करके इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में बाइंग करने का। तो ये सारी चीजें एक दूसरे दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप इन सब चीजों के अपने ध्यान में रखते हैं और इंडिया की तरफ देखते हैं कि इन सब चीजों का इंडिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है,
तो देखिए, सबसे पहले टैरिफ की बात आती है। अगर हम देखें तो इंडिया हमेशा एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी रहा है। हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है यूएस एक्सपोर्ट्स के प्रति कंपेयर टू काफी मेनी डिफरेंट कंट्रीज, जैसे चाइना है, या इवन आप वियतनाम ले ले, या अपने जो बाकी के पड़ोसी देश है वो ले ले। तो हम्म। हमारा एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है यूएस हम्म। एक्सपोर्ट्स पे, राइट। तो उस हिसाब से इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी पे टैरिफ के कारण उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके। लेकिन हमें ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर यूएस में स्लो डाउन होता है हम्म। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे आता है और इंडियन इकोनॉमी पे भी आता है, हम्म। क्योंकि फाइनली सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि शायद जो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट, हम्म। टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे उतना ना हो, लेकिन सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो है, क्यों कि अगर यूएस में स्लो डाउन होती है तो उसका इम्पैक्ट हमको डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं दिखेगा। तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो टैरिफ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। टैरिफ इज़ ए बिग टैरिफ एक बिग इवेंट है, या एक कह सकते हैं प्रॉब्लम है। भले ही वो इंडिया को डायरेक्टली प्रभावित ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर प्रॉब्लम यूएस में खुद उनके कंट्री में आती है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन सम कंपनीज और मे बी सम सेक्टर्स, लाइक हमने आईटी में देखा। सर, अगर मैं बोलूँ कि एक अंडर परफॉर्मेंस जो आईटी में देखने के लिए मिली है, आईटी सेक्टर में, कि हमने देखा कि कैलेंडर ईयर में जब हमने 2025 में एंट्री कर रहे थे तो आईटी इंडेक्स अराउंड 43,000 पर था, अभी 33,000 पर। सो ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट की हम करेक्शन देख चुके हैं। अब विप्रो की हमने कमेंट्री सुनी, हमने टीसीएस की कमेंट्री सुनी, जहां पर कि उनको भी लग रहा है कि शॉर्ट टर्म तो अभी उनको भी विजन क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पर टीसीएस ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम लॉन्ग टर्म नेगेटिव हैं। विप्रो ने अभी लॉन्ग टर्म पर कुछ खास बोला ही नहीं, उन्होंने तो केवल क्वार्टरली अपनी गाइडेंस दी, एंड देन उन्होंने कहा कि सितंबर में सारी चीज़ें देखेंगे। दैट मीन्स कि बिल्कुल। अगले 3-4 महीने थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं आईटी कंपनीज को। आपको लगता है यही अनसर्टेनिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या अभी ये अनसर्टेनिटी को अनसर्टेन ही रहने देते हैं और उसके बाद देखेंगे जब जुलाई अगस्त के आसपास की क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? हाँ, देखिए, जो आईटी कंपनी की कमेंट्री आ रही हैं, एटलीस्ट हम लोगों ने उस तरह की कमेंट्री एक्सपेक्ट करी थी। ओके। एंड ये काफी नेचुरल है कि अगर आज सडनली इतनी बड़ा टैरिफ का इवेंट हो गया है, हम्म। तो नेचुरल है कि जो अनसर्टेनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अनसर्टेनिटी अभी नेक्स्ट 3-6 महीने रहने वाली है। हम्म। और अगर आप अपने आप को, जो आईटी के क्लाइंट्स हैं, हम्म। उनके पक्ष में अगर अपने आप को रखेंगे, तो एज अ क्लाइंट आप यही बोलेंगे कि देखिए, अभी 3-6 महीने में मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, कौन से देश में कितनी टैरिफ लगने वाली है, कौन से देश में नहीं लगने वाली है। तो अगर मैं कोई भी एक स्पेंड कर रहा हूं, हम्म। तो मैं उसको जरा होल्ड बैक कर लूंगा कि नहीं भाई, एक बार थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, थोड़ा इफ आई एम मोर श्योर, तो उसके बाद वो स्पेंड करेंगे। हम्म। तो अगर उस चीज को अपने मद्देनजर रखते हैं तो इस तरह की कमेंट्री इज कंप्लीटली एक्सपेक्टेड। ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये वर्स ऑफ द सिचुएशन है कि इससे और ज्यादा खराब चीजें हो सकती हैं? देखिए, इससे और ज्यादा इन्वायरमेंट, माहौल खराब होना शायद थोड़ा मुश्किल है, हम्म। क्योंकि ऑन द मार्जिन शायद टैरिफ में इम्प्रूवमेंट ही आएंगे। उन्होंने जो भी टैरिफ के प्रपोजल्स रखे हैं, मोस्ट लाइकली उन प्रपोजल्स में कहीं ना कुछ छूट आएगी, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री, हाउ मच परसेंटेज, वो हमें पता नहीं है, बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए यहाँ से। एंड ओके। मोर इम्पोर्टेंटली, देखिए, फ्रॉम एन आईटी कंपनी के जो क्लाइंट है, जो जैसे बीएफएसआई वाले हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, उनके लिए जो आईटी स्पेंड है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी कंट्री में कितनी टैरिफ लग रही है। उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो अनसर्टेनिटी चली जाए। हम्म। जो मेरे सर पे एक तलवार लटक रही है,
वो तलवार ना लटके, वो तलवार गायब हो जाए। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो कौन से समय में मोस्ट लाइकली ओवर हो सकती है। तो अगर उस चीज को अपने देखें तो अभी जो टैरिफ है उन्होंने 90 दिन के लिए पॉज कर दिया है। तो नेचुरली हम चले जाते हैं जुलाई में, कि जुलाई में वो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिविजन्स होंगे या नेक्स्ट राउंड ऑफ अनाउंसमेंट्स होंगे। तो मोस्ट लाइकली अगर जुलाई में होंगे तो अकॉर्डिंगली आप अगर जो फेडरल रिजर्व है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, अगर उनको देखें तो वो भी अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करने वाली है। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, एक बार जुलाई का इवेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कॉल लेंगे कि हमें और रेट कट करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओके। तो इसलिए हमें लगता है कि अगले 3-6 महीने, क्योंकि इन सब चीजों में अनसर्टेनिटी रहेगी, तो इट्स वेरी लाइकली कि आईटी कंपनीज के लिए भी अनसर्टेनिटी वो बनी रहेगी। तो ठीक है। अल्टीमेटली ये है कि शायद अभी ये सिचुएशन नहीं है या ये टाइम नहीं है कि जहां पे हम इंक्रीमेंटली कंस्ट्रक्टिव होना चालू कर दें। हम थोड़ी साइंस देखना चाहेंगे कि हाँ, अब चीजें शायद थोड़ी रिजोल्यूशन के पास में आ रही हैं, और फिर वहां से हो सकता है इंप्रूवमेंट हो जाए। तो ओवरऑल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच इज बेटर rather देन कॉलिंग इट कि हाँ अभी ये बॉटम हो गया है। ठीक है। तो आईटी से सर अभी बॉटम शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, 3 से 4 महीने देख लेते हैं। लेकिन सर कहाँ कहाँ पर बॉटम लग गया है? किन किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि बॉटम लग गया है? और यहाँ से ठीक है, माहौल थोड़ा अनसर्टेन है टैरिफ को लेकर, लेकिन यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर एटलीस्ट बाय कर कर चल सकते हैं। देखिए, अभी जो हमारी जो एक स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अभी हम ज्यादा डोमेस्टिक वाले जो सेक्टर्स हैं वहां पे ज्यादा फोकस्ड है। ओके। जैसा कि हमने लास्ट 10 मिनट में डिस्कस करा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। डोमेस्टिक में भी अगर हम देखें तो दो पार्ट है, एक इंडस्ट्रियल पार्ट है और एक कंज्यूमर का पार्ट है। तो कंज्यूमर के पार्ट में रिलेटिवली हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर आप देखें, जो बजट में टैक्स कट्स की बात करी थी, वो टैक्स कट्स आपके अप्रैल सैलरी से इफेक्ट होना चालू होंगे। तो उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेटर कंज्यूमर सेंटिमेंट, बेटर कंज्यूमर डिमांड। पर्टिकुलरली हम जो देखते हैं मोस्टली लेट से 20,000 से 40,000 की जो आइटम्स होती हैं, वहां पे हमें एक डिमांड की रिकवरी दिखनी चाहिए। दूसरा जो स्पेस है वो है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में पर्टिकुलरली जो लार्ज बैंक्स हैं वहां पे इंक्रीमेंटली वापस हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। सो एक बैंकिंग एज ए ओवरऑल स्पेस ऑल्सो, कि शॉर्ट टर्म में आपके रेट कट्स का इनको फायदा मिलेगा। सो एक वो भी फैक्टर आ जाता है फ्रॉम अ बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दो स्पेस हमें पर्टिकुलरली अभी काफी अच्छे लग रहे हैं। जो डोमेस्टिक आपके इंडस्ट्रियल्स की बात है, वहां पे हमें लगता है कि थोड़ा स्टेडी स्टेट होगा, और थोड़ा वहां पे हमें बॉटम अप अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे कुछ एक कंपनियां होंगी जो जिनकी ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रांग रहेगी, जिनकी एग्जीक्यूशन अभी भी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन कुछ एक कंपनियां होंगी जो शायद एग्जीक्यूशन में पीछे रह जाएं। तो वहां पे हमें एक थोड़ा पिक एंड चूज करना पड़ेगा। सर आपने बैंकिंग की बात की, हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त मूव दिखाया, और ख़ास तौर से इस पूरी जो हम कह सकते हैं रिकवरी है, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो बैंकिंग इंडेक्स ही रहा है। और उसमें भी प्राइवेट बैंक्स ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी ने। लेकिन दो चीज़ें जो आपने और बताई सर, कि एक जो कि टैक्स रिलीफ जो अब शुरू हो चुका है इस साल में, जो 12 लाख तक की इनकम पर, तो जो एक आम आदमी की इनकम में, जो सैलरी वाला आदमी था उसकी इनकम में जो टीडीएस कटता था, तो वो सीधा बेनिफिट उसको शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट शुरू होगा। तो हम्म। हम ये मान के चलें कि बैंकर्स की जो डिपॉजिट की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, कि अगर एक आदमी के अकाउंट में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, सैलरी उतनी ही है भले ही,
लेकिन हम्म। पैसे डिस्पोजेबल इनकम के तौर पर ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो खर्च करने के लिए सोचेगा और बैंकर्स के पास कासा डिपॉजिट ठीक ठाक हो जाएंगे, जो उनकी प्रॉब्लम रही है इन द पास्ट। हम्म। देखिए, उसमें भी दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। कि एक तो देखिए कि लास्ट एक महीने में जो बैंकिंग में हमने एक तरह की रैली देखी है, अगेन आप अगर वो देखेंगे तो उसके जस्ट आपने जब शुरू करा था आपने बोला एफआईआई ने खरीदी चालू बिल्कुल कर दी है। बिल्कुल। और हमें मालूम है कि एफआईआई का के दो फेवरेट सेक्टर रहे हैं, एक आईटी एक बैंकिंग। हम्म। एंड आईटी में हमने डिस्कस करा कि अभी थोड़ा इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट आपका चॉइस रह जाता है बैंकिंग। तो एक फैक्टर तो वो है। दूसरा पर्टिकुलरली फंडामेंटली जो आपने बोला कि डिपॉजिट्स, देखिए डिपॉजिट्स में ऑफ कोर्स ये जो टैक्स कट है वो बेनिफिट करेगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली एक अगर आप लास्ट 3 या 6 महीने पहले की जो एक नरेटिव था कि डिपॉजिट नहीं मिल रहे थे, सभी कॉम्पिटिटिव हो रहे थे डिपॉजिट्स के लिए, शायद अब वो एक सिनारियो बंद हो गया है। वो अब हम नहीं सुन रहे हैं उतना कि बैंक उतना स्ट्रगल कर रहे हैं डिपॉजिट के लिए। पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 दिनों में काफी बैंकों ने अपने सेविंग्स के रेट्स कम करे हैं। राइट, तो वो भी एक सिग्नलिंग दे रहे हैं कि अब हमें उतनी चिंता नहीं है डिपॉजिट्स की। तो वो भी एक वेलकम साइन है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेशनली थिंग्स आर अ लिटिल बेटर अभी। शायद 6 महीने से बेटर है, थोड़े बहुत जो स्ट्रगल थे वो कम हो रहे हैं। अभी जो रेट कट हुए हैं उनसे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में उन्हें कुछ फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आपके एसेट्स भी रिप्राइस होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आएगा आपको। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा फायदा मिल सकता है, थोड़ा आपको एमटीएम में फायदे मिलेंगे, तो वो सब चीजें हैं। तो ओवरऑल अगर हम टोटल मार्केट देखें तो उस हिसाब से बैंकिंग फ्रॉम एन अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू उनकी जो कमाई है, वो कमाई की ग्रोथ शुड बी बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स। ठीक। सर, एक हमने क्रूड ऑयल पर भी बात की कि जो ब्रॉडर पॉइंट्स थे कि क्रूड ऑयल $75-80 की रेंज से अब थोड़ा 10% डाउन आ चुका है। सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी, तो जो बेनिफिट शायद कस्टमर को मिलना था वो अभी तक तो नहीं पहुंचा है, और उसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन या हम WPI इन्फ्लेशन में अगर बात करें तो वहाँ पर कोई एज सच रिलीफ अभी नहीं मिलेगा। लेकिन इवेंचुअली अगर क्रूड इसी रेंज पर रहता है तो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला भी कि अगर $60 के आसपास क्रूड आता है तो डेफिनेटली हम प्राइस कट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोच सकती हैं। आपको लगता है ये सिनारियो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एरा 1 देखें तो क्रूड ऑयल उस समय भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया था, तो इस बार भी वही एरा रहने वाला है कि एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी और ये इंडियन इकोनॉमी को जितना क्रूड नीचे मिलता रहेगा उतना ही इंडिया को एक तरह से कहते हैं कि ऑयल मिल रहा है, तो एक्चुअल ऑयल इंडिया को क्रूड की फॉर्म में मिल रहा है। इज इट ट्रू? देखिए अगेन, ऑयल क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। क्योंकि ऑयल में काफी चीजें आ जाती है आपकी। एक तो लाइक एनी अदर कमोडिटी प्योर इकोनॉमिक्स आती है जो डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं अपने। लेकिन इसमें एक एडेड फैक्टर आ जाता है, वो है आपका जियोपॉलिटिकल पार्ट। और जियोपॉलिटिकल पार्ट हमें मालूम है कि ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब कहाँ क्या हो जाए मालूम नहीं है। तो इसलिए ऑयल हमेशा ट्रिकी रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए $60 to $65 जो लेवल है, उसको हम बोल सकते हैं कि एक स्वीट स्पॉट है वो इंडिया के लिए। क्योंकि वो ऐसा स्तर है क्रूड ऑयल का कि वहां पे आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो भी ठीक ठाक प्रॉफिट बनाती हैं। जो कस्टमर है, इंड कंज्यूमर है, उसको भी राहत मिलती है, आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है। तो क्लियरली फ्रॉम अ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू $60 से $65 का जो ऑयल है विच इज वेरी वेरी डिजायरेबल लेवल। लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि यू नो नॉट नेसेसरली चीप ऑयल इज गुड फॉर इंडिया, और कि जितना ऑयल नीचे जाएगा उतना इंडिया के लिए अच्छा है। हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और उसका कारण ये है कि अगर आपका ऑयल
$60 से नीचे जाता है, हम्म। या जो हम 60 है उस बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, सपोज करिए कभी $40 चला गया ऑयल, हम्म। तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहां पे बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। हम्म। मतलब आपकी जो डिमांड है काफी कमजोर हो गई है। तो अगेन वही है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी की डिमांड कमजोर होगी तो हम्म। उसका इफेक्ट अपने डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस लेकर के 60 से 65 अपना स्वीट स्पॉट है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 का 40 हो गया तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उसके साथ और भी चीजें जुड़ी है। तो बिल्कुल। इस लेकर के इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, हमें थोड़ा संभल करके इसको रीड करना चाहिए। बिल्कुल। सर मैं एक रिपोर्ट भी देख रहा था, थोड़ी पुरानी हम्म। रिपोर्ट थी हालांकि, जिसमें कि बताया गया था कि क्रूड ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है हम्म। ओपेक कंट्रीज़ की, वो $9 से लेकर $23 पर बैरल तक है। तो मतलब 23 के नीचे अगर क्रूड जाता है या 30 के नीचे भी जाता है तो उनकी अर्निंग्स बहुत बुरी तरह से हिट होती हैं, और वहाँ से डिमांड एक और रीजन सुस्त पड़ जाता है, मिडिल ईस्ट रीजन या हम कह सकते हैं गल्फ रीजन, जहाँ पर कि प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये तो प्रॉब्लम वो तो $60 पर भी अपनी थोड़ी प्रॉब्लम करने लगते हैं, लेकिन $60 पर वो सर्वाइवल मोड में रहते हैं एटलीस्ट। हम्म। तो सर, क्रूड ऑयल अगर इस रेंज में रहने वाला है तो हमारी जो ऑयल सेक्टर है वो किस रेंज में रहने वाला है? नहीं, देखिए जैसा मैंने पहले बताया कि $60 से 65 का जो रेंज है वो इंडिया के लिए डिजायरेबल और स्वीट स्पॉट है। ओके। वो ऐसा स्पॉट है कि जहां पे अगर आप जो पूरा ऑयल सेक्टर का इकोसिस्टम अगर आप देखें, हम्म। जो एक तरफ आपके अपस्ट्रीम कंपनी जो हम बोलते हैं जैसे कि ओएनजीसी या ऑयल इंडिया है, हम्म। वो भी $60 to $65 अगर कमाते हैं तो इट्स हेल्दी अर्निंग्स फॉर देम। हम्म। सिमिलरली ओएमसीज के लिए भी हेल्दी मार्केटिंग मार्जिन रहेंगी, और कंज्यूमर के लिए भी इट्स अ गुड प्राइस लेवल। तो ओके। मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर टैक्स रेवेन्यूज। तो सर। ये डिजायरेबल है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डिजायरेबल होता है हमेशा शायद वो नहीं मिलता है, लेकिन अगर रहे तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती है हमारे लिए। जी। अभी तो सर डिज़ायरेबल लेवल्स के आसपास ही चल रहा है रेंज में। तो हम्म। हमने देखा कि कुछ पेंट कंपनीज़ हैं, पैकेजिंग कंपनीज़ हैं, इन सभी में एक सर्च देखने के लिए मिल रहा है। हम्म। आप डोमेस्टिक कंजम्पशन की भी बात कर रहे थे और क्रूड के बेनिफिट की भी बात कर रहे थे, तो इसमें और कौन सी इंडस्ट्रीज़ को ऐड कर कर देखना चाहिए हमें कि क्रूड अगर इस रेंज पर रहता है तो हमें ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में? अगर किसी को इन्वेस्टमेंट थीम सोचनी है तो ये भी एक थीम हो सकती है जो उनको पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। हम्म। देखिए, अगर जो अगेन क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस होता है इकोनॉमी में, वो आपका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। हम्म। क्योंकि आप जब जो फ्रेट रहता है, जो माल आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वहां पे आपका जो फ्रेट है वो बहुत बड़ा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में क्लियरली आपका ऑयल इज द लार्जेस्ट कॉस्ट। तो राइट। अगर आपका क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है तो इसका मतलब आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जो भी आप माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो काफी कंट्रोल में रहती है। तो नेचुरली जो भी इंडस्ट्री है, जो भी सेक्टर है जहां पे आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट, जैसे कि अगर आप सीमेंट देखें, सीमेंट में फ्रेट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट, तो क्लियरली उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है सर। कुछ एक सेक्टर्स जो कि थोड़े से टैरिफ को लेकर डर जाते हैं और अनसर्टेन से हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल सेक्टर हो गया। मेटल में ख़ास तौर से इंडिया ने अपने को काफ़ी हद तक सेफगार्ड कर लिया था सेफगार्ड ड्यूटी की अनाउंसमेंट के बाद। तो हमारी स्टील कंपनीज ने अच्छा रन भी दिखाया था डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्लोबल टैरिफ टेंशन्स थी। ये हैंगओवर थोड़ा सा फार्मा सेक्टर पर भी आता हुआ दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह के स्टेटमेंट बोलते रहे कि फार्मा पर भी हमारा काम चल रहा है टैरिफ लगाने को लेकर। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं जो कि अभी भी थोड़े से टैरिफ की अनसर्टेनिटी में
उनसे दूर रहें, फार्मा, मेटल, इनमें क्या करें, और बाकी कोई सेक्टर जो आपके उसमें आते हैं? हम्म। देखिए अगेन, इसको मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा। जो एक पहला डायरेक्ट इम्पैक्ट टैरिफ का है, तो अगर अपने मेटल्स की बात करें, मेटल्स में इंडिया का डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना नहीं है, क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ मेटल्स ज्यादा है नहीं। हमें किस चीज से फर्क पड़ेगा कि कल को चाइना अगर इंडिया में वो मेटल डंप करना चालू कर दे, एंड उसके लिए जैसा आपने बोला कि इंडिया ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है, लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी सिर्फ एक लेवल तक आपको हेल्प करती है। अगर एक ग्लट आ जाता है तो फिर वहां पर भी हेल्प करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम या वरिंग पार्ट वो रहेगा। सिमिलरली अगर आप फार्मा देखें, अब फार्मा में देखिए क्या है कि सबसे पहले तो हमें मालूम नहीं है कि वो बोलते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठेगा। तो हमें मालूम नहीं है कि क्या टैरिफ आएंगी, कहाँ पे आएंगी, कितनी आएंगी। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर अननोन फॉर अस। लेकिन अगेन वही है कि अगर आप ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस देखें तो इंक्रीमेंटली इट्स ओनली गोइंग टू बी नेगेटिव रादर देन पॉजिटिव, करेक्ट, कंपेयर टू जो आज का सिनारियो है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वापस जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है कि ये जो इंक्रीज होंगी टैरिफ, तो क्या हम वो टैरिफ को अपने इंड कंज्यूमर को पास ऑन कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर हम वो पास ऑन कर पाते हैं तब जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने 10% टैरिफ लगाई $1 पे 10 सेंट्स, एंड अगर मैं अपने कस्टमर को $1.1 चार्ज कर पाता हूं तो आई एम नॉट इम्पैक्टेड, राइट। तो वो एक बहुत जरूरी चीज होगी। फार्मा का सवाल जहां तक है, देखिए कि जो इंडिया एपीआई वगैरह जो सप्लाई करता है, वो उनके ओवरऑल कॉस्ट का बहुत छोटा पार्ट होता है, 10% 15% होता है। तो वहां पे एक डेढ़ जो मतलब अगर 10% है तो मतलब आपका 1-1.5% का इम्पैक्ट आता है। वो हमारे ख्याल से पास ऑन करना शायद पॉसिबल हो पाएगा, ओके। या इन अ वर्स्ट केस सिनारियो 50% कर पाएंगे, 50% अब्जॉर्ब करेंगे। तो उस तरह की चीजें शायद अगेन वही है कि हमें हमेशा सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट, कि ये हो गया उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करेंगे या दोनों साइड कैसे रिएक्ट करेंगी। वो जी। ज्यादा जरूरी होगी टू फिगर आउट कि अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा। एंड इसीलिए मैंने जैसे पहले बोला कि जो हमारी अभी की स्ट्रैटेजी है कि क्योंकि इंटरनेशनल ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में इतनी अनसर्टेनिटी है, आज के दिन में वी आर फार मोर कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक स्टोरीज rather देन द एक्सपोर्ट स्टोरीज। जो अपनी अंदरूनी हमारी जो कंज्यूमर वाली है या बैंकिंग है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में से रिलेटेड है, हमें अभी वो सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है कंपेयर टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर यही चाहता है कि निफ्टी का लेवल क्या होगा या आसपास रेंज क्या होगी इस साल के एंड में, जब अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कैलेंडर ईयर ले लेते हैं तो दिसंबर एंड, और अगर फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं तो नेक्स्ट मार्च एंड, कहाँ पर होगा सर निफ्टी? आप क्या प्रोजेक्शन लेकर चल रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, या हम भी जो निवेशक को बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है। ये 100 मीटर की या 400 मीटर की दौड़ नहीं है। ये T20 नहीं है, ये ओडीआई नहीं है, ये 5 टेस्ट है। और ये मतलब जैसे आजकल क्या बोलते हैं उसको, एक टेस्ट का भी वर्ल्ड कप सीरीज होता है ना, जो 3-4 साल बिल्कुल के सर, वो दौरान चलता हाँ, है, टेस्ट चैंपियनशिप जिसको बोलते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप। तो इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह से है। तो इसका जो पड़ाव है, ये ईयर एंड है या मार्च है या दिसंबर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा 3, 5, 7, 10 साल के लिए करते हैं हम, वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं, है ना। और जहां तक निफ्टी या सेंसेक्स का सवाल है, देखिए
अभी लोग ये ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या होगा, निफ्टी शायद पुराना हाई आएगा नहीं आएगा। आज से 6 महीने पहले लोग पूछ रहे थे अरे अभी नया हाई हो गया क्या करें। तो हमने उस समय भी लोगों को ये बोला था कि देखिए नए हाई से आप डरिए मत कि अरे नया हाई हो गया है तो क्या होगा। क्योंकि अगर हमें वेल्थ क्रिएशन होनी है मार्केट से, तो इसका मतलब निफ्टी और इंडेक्स को नए हाई बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के वेल्थ क्रिएशन होगी। तो हमारा ओवरऑल व्यू अभी भी यही है कि ओवर द नेक्स्ट 5 7 10 ईयर्स जो निवेशक है उनको हेल्दी डबल डिजिट रिटर्न मिलते रहेंगे। ओके। आज हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है 10 11% के आसपास नॉमिनल जीडीपी ग्रो करती है। तो जो इन्वेस्टर रिटर्न है वो शायद जो नॉमिनल जीडीपी है उससे थोड़े बेहतर होने चाहिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अनफॉर्चुनेटली इक्विटी मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको हर साल वो 10 12% बिल्कुल। रिटर्न मिलेंगे। कभी ज्यादा मिलेंगे कभी कम मिलेंगे, बट ओवरऑल आपको उस तरह के रिटर्न मिलने चाहिए। ठीक है। तो एक डबल डिजिट रिटर्न ग्रोथ अगले 4 से 5 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ईयर हो सकते हैं जहां पर कि आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन जब 5 साल की साइकिल 7 साल की साइकिल आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने डबल डिजिट ग्रोथ पर एनम अर्न की है। और वो ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भी देखें तो 10 11% से ज़्यादा ही होने वाली है। तो ऐसा सर को अभी मैक्रो एनवायरनमेंट देखकर लगता है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और हमारे निवेशकों के दिमाग में जो एक डर था मार्केट को लेकर उसको हटाने के लिए। और क्योंकि निवेशक लंबी अवधि में जो सोच रहे थे, थोड़ा डर गए थे, उनका ये डर हटाने के लिए कि आपको डरना नहीं है। ये एक ठीक है, प्रॉब्लम आई है लेकिन ये दूर हो जाएगी और रिटर्न उस तरह के हमें फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे शिव सर और बीएनपी पारिवास की वॉइस, जिन्होंने कि बताया कि निफ्टी और सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में या ऑयल एंड गैस सेक्टर में और कौन से कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर से, इन पर क्या राय है बीएनपी पारिवास की, और साथ ही किस तरह से मार्केट पैन आउट करने वाला है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।